जी, अब शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है इंटर टेम्पोरल। तो इंटर टेम्पोरल को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं अगर हम कुछ बेसिक्स जो है उसको अच्छे से अपने दिमाग में रख लें। ठीक है, अभी नहीं उतारना मेरा बच्चा, आराम से पहले समझ लेते हैं फिर सारे उतारे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पर भी है, आराम से आप वेट करिए, पहले समझ लीजिए फिर उतारने का पूरा समय देता हूँ। कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंटरटेम्पोरल के बारे में पता होना जरूरी है, तभी हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे इस चैप्टर को। तो आइए उन कुछ बातों को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमने बोला इट मींस चॉइसेस थ्रू टाइम। ये पहली बात जो है इंटरटेम्पोरल का मतलब। इंटरटेम्पोरल कोई इकोनॉमिक्स का टर्म नहीं है, इंटरटेम्पोरल एक अंग्रेजी का टर्म है और अंग्रेजी में इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है थ्रू टाइम पीरियड्स। तो बच्चा कहते हैं थ्रू टाइम पीरियड्स मतलब क्या। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, लेकिन मेन इसका मतलब है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप आपके एनालिसिस को दो हिस्सों में बांट देते हैं, वन इज प्रेजेंट, अदर इज फ्यूचर। सेकंड, हम इस एलोकेशन को या हम इस एनालिसिस को करेंगे इसके तरह से, वी विल एलोकेट आवर इनकम थ्रू टाइम। यानी हम देखेंगे कि एक कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को प्रेजेंट में खर्चेगा और कैसे अपनी इनकम को फ्यूचर में खर्चेगा। क्या क्या क्राइटेरिया होंगे उसके पास ये डिसाइड करने के लिए कि वो कितनी इनकम प्रेजेंट में खर्चे और कितनी इनकम फ्यूचर में खर्चे। हाउ मच टू स्पेंड टुडे और इन फ्यूचर, बेसिक क्राइटेरिया हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसे आप एक चैप्टर 5 करते थे ऑप्टिमल चॉइस, तो ऑप्टिमल चॉइस में आप क्या निकाल लेते थे कि वो कितना गुड वन खरीदेगा, कितना गुड टू खरीदेगा टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि वो कितना कंजम्पशन करेगा इन पीरियड 1 और कितना कंजम्पशन करेगा इन पीरियड 2 टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो गुड है ना, वो है कंजम्पशन इन पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन पीरियड 2। तो अब तक तीन बातें हमने बोली हैं, क्या क्या है दोबारा से बात कर लेते हैं। इट मींस चॉइसेस थ्रू टाइम, एलोकेशन ऑफ इनकम थ्रू टाइम एंड हाउ मच टू स्पेंड टुडे और इन फ्यूचर। तो एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से यूज करेगा, एलोकेट करेगा कि वो ये डिसाइड कर ले कि कितना प्रेजेंट में खर्चना और कितना फ्यूचर में। जो भी कंजम्पशन इन पीरियड 1 है C1, कंजम्पशन इन पीरियड 2 है C2, आप उसको गुड 1 और गुड 2 के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। चौथी लाइन मैंने लिखी, फैक्टर डिटरमाइनिंग दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच कैन इन्फ्लुएंस योर कंजम्पशन हैबिट, कि आप प्रेजेंट में कितना कंजम्पशन करेंगे और फ्यूचर में कितना कंजम्पशन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर करेंगे, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चा कहता है पहले तो मुझे ये बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, और फिर मुझे यही बताओ, ये भी बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेरी कंजम्पशन इन पीरियड 1 और कंजम्पशन इन पीरियड 2 को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जरा लॉजिकली सोचो सबके सब, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें ज्यादा मिल रहा है प्रेजेंट में, तो तुम सेव ज्यादा करोगे या कंज्यूम ज्यादा करोगे। अगर बैंक्स मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं अभी प्रेजेंट पीरियड में, तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा या ज्यादा सेव? ज्यादा सेव। जो ऑनलाइन बैठे हैं बेटा, सोच के बताइए, अगर प्रेजेंट में आपको बैंक्स खूब अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वुड यू बी इंक्लाइंड टू सेव मोर और कंज्यूम मोर? बताइए बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सेव, राइट। तो अगर आप सेव ज्यादा करेंगे तो आपकी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एंड इट विल बी द अदर वे अराउंड। अगर अभी हमें कम मिल रहा है ब्याज, तो वी कैन कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। सो दिस इज हाउ, in nutshell, rate of interest can influence my consumption in period 1 and period 2। तो बच्चा कहता है और भी क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो भी बता दो जो आपकी कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं। सपोज आपके देश की गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई और उस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम अगले महीने से टैक्सेस बढ़ाने वाले हैं, अगले महीने से आपकी इनकम पर टैक्सेस बढ़ाने वाले हैं। तो डोंट यू थिंक इसको बहुत अलग अलग तरीके से रिलेट किया जा सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यार टैक्स अगर हमारे अगले बारी से बढ़ जाएंगे तो हमारे पास कम पैसे बचेंगे टू सेव, तो अभी जो है उसको पहले ही सेव कर लो फॉर रेनी डेज। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सपोज आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई आ जाएगी, उस केस में मेरा बच्चा प्रेजेंट में अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन एक्चुअली डिटरमिन योर कंजम्पशन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट उतना हम डिटेल में या हमारा माइक्रो के अंदर वो स्कोप नहीं है, वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है मोड़ो।
मोर और लेस। तो यहां पर हम सिंपली मान रहे हैं दैट इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन इन बोथ पीरियड 1 एंड पीरियड 2। तो हमने फिर आगे कुछ टर्म्स यूज करी है, हमने प्रेजेंट को बोला है पीरियड 1 और फ्यूचर को बोला है पीरियड 2। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई इसको हम पीरियड 1 और पीरियड 2 को किस चीज से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद हमने लिखा कंज्यूमर गेट सम इनकम इन बोथ पीरियड्स एंड हैज टू डिसाइड व्हेन टू कंज्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपके लिए फैक्टर रहेगा टू कंसीडर। हम ये मान के चल रहे हैं कि पीरियड 1 प्रेजेंट में भी आप कमाई करोगे, पीरियड 2 फ्यूचर में भी आप कमाई करोगे। सो कीपिंग दैट इन माइंड यू विल हैव टू डिसाइड कि आपने कितना कंजम्पशन प्रेजेंट में करना है और कितना कंजम्पशन फ्यूचर में करना है। हम ये साथ में मान के चलते हैं दैट देयर इज अ कैपिटल मार्केट। देखिए कैपिटल मार्केट इज अ बिग टर्म। अगर आपको सिर्फ एनालिसिस पर्पसेस के लिए ये बात को समझना है तो आप ये समझ लो कि आपके पास एक बैंक है जहां से आप एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा बोरो भी कर सकते हो और पैसा लेंड भी कर सकते हो। सो यही हमने लिखा कैपिटल मार्केट वेयर यू कैन बोरो और लेंड। कैपिटल मार्केट में बहुत सारी टर्म्स आ जाते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, कंपनीज आ जाती हैं। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका कोई खास यूज नहीं है टर्म का। आप खाली बैंक भी बोलेंगे तो भी इट इज गुड। सो बैंक से आप एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा बोरो भी कर सकते हैं और एक गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको लेंड भी कर सकते हैं। हमने कुछ टर्म्स का और इस्तेमाल करा, C1 C2 M1 एंड M2। C1 है बेटा कंजम्पशन इन पीरियड 1, C2 है बेटा कंजम्पशन इन पीरियड 2, M1 है बेटा इनकम इन पीरियड 1, M2 है इनकम इन पीरियड। अब एक टर्म जो आपने चैप्टर 9 में सीखी थी नई नई बाइंग एंड सेलिंग चैप्टर में, दैट वाज अंडाउमेंट। सो यहाँ पर अंडाउमेंट है आपकी M1 एंड M2 विच इज पहले ही हमें इट इज नोन टू अस कि हम प्रेजेंट में कितनी इनकम कमाने वाले हैं, फ्यूचर में कितनी इनकम कमाने वाले हैं, दैट्स आर एंडाउमेंट। और हमने चैप्टर 9 में भी आपको बताया था कि अंडाउमेंट को आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 से शो कर सकते हैं। फर्दर हमने ये माना है P1 P2 यानी प्राइस इन पीरियड 1 एंड प्राइस इन पीरियड 2, प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ कंजम्पशन। So price of consumption in period 1 and price of consumption in period 2, they both are same and have to be assumed as a simple number। तो हमने उसे 1 assume कर लिया है। हाँ, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर प्रेजेंट में भी 1 रुपये है, फ्यूचर में भी 1 रुपये है, डोंट यू थिंक ये हाईली अनरियलिस्टिक है? यस इट इज, तभी हमने यहाँ पर अज्यूम किया है दैट देयर इज नो इन्फ्लेशन। अब कुछ बच्चे कहते हैं मगर रियल लाइफ में तो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हो गई तो क्या करेंगे? वो इस चैप्टर के आगे भी आप पढ़ेंगे कि अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो इसको कैसे डील करना है। तो पहले हम आपको सिखा रहे हैं विदाउट इन्फ्लेशन। उसके बाद हमने लास्ट में ये लिखा है कंज्यूमर कैन बोरो और लैंड मनी एट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट में? तो जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं वो और जो लोग घर पर देख रहे हैं, पहले इन 11 पॉइंट्स के अंदर कोई भी पॉइंट जो आपको ट्रिकी लग रहा है, जो आपको पकड़ में नहीं आया, पहले वो क्लियर कर लेते हैं ताकि एनालिसिस करने में मजा आए। चैप्टर को तो हम बहुत प्यार से निपटाएंगे अगर आपके बेसिक्स अपने ठीक कर दिए तो। कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको ना समझ आ रही हो, प्लीज फील फ्री। एंडोमेंट M1 एंड M2 का मतलब है मेरा बच्चा, एंडोमेंट वो असेट्स है जिसके साथ आप बिजनेस में एंटर करोगे इन नैरो सेंस। सो मार्केट में एंटर करोगे। सो एज अ कंज्यूमर इन दिस केस वी हैव टू एज्यूम कि हमारी एंडोमेंट है हमारी इनकम, और वो इनकम दोनों ही पीरियड 1 की भी और पीरियड 2 की भी। अब ये हमारे हाथ में है, हाउ आर वी गोना यूज दैट एंडोमेंट, हाउ आर वी गोना यूज दोस इनकम which is available for us both in period 1 and period। जी बेटे, जो भी लोग घर पे बैठे, कोई डाउट मेरा बचा इन 11 पॉइंट से रिलेटेड? वे गुड टू गो, वे गुड टू गो। थर्ड पॉइंट, ओके। थर्ड पॉइंट सेज हाउ मच टू स्पेंड टुडे और इन फ्यूचर। तो हम यहाँ पर बेसिकली इकट्ठा ही इस बात के लिए हुए हैं कि हम ये पता लगाएं कि पीरियड 1 में कंजम्पशन में कितना फायदा होगा, पीरियड 2 में कंजम्पशन में कितना फायदा होगा, या कितनी कंजम्पशन करने पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी। तो हम यही अभी पता लगाएंगे न्यूमेरिकली भी और बाकी तरीकों से भी कि कैसे आपका ये अंदाजा लगाओगे या ये कैलकुलेट करोगे कि पीरियड 1 में कितना कंजम्पशन करना है और पीरियड 2 में कितना कंजम्पशन करना है। बढ़े फिर आगे मेरा बच्चा, चले। सो कुछ केसेस हैं, 3 केसेस हैं टू बी प्रिसाइज। पहले केस 1 की बात करता हूं। केस 1 में हम ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर जो कमा रहा है वही खर्च रहा है।
सो इन दिस केस C1 इज इक्वल टू M1 एंड C2 इज इक्वल टू M2। इसके डायग्राम को बनाना एक आर्ट रहेगा, इसलिए कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें। अगर आपने मेरी बात अभी शुरू से सुनी हो तो मैंने आपको बोला था कि C1 को आप गुड वन यानी X1 मान लो, C2 को गुड टू यानी X2 मान लो, बोला था ना। इसलिए जब आप एक नॉर्मल बजट कंस्ट्रेंट बनाते हो कंज्यूमर थ्योरी के अंदर, तो आप यहां लेते हो X1, यहां लेते हो X2 और ये ले लेते हो AB। सेम यहां पर करना है आपको, बस X1 shall be replaced with C1 and X2 shall be replaced with C2। अब इस इन दिस पर्टिकुलर केस जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने लगे हैं, वो ये कहता है कि जो आप कमा रहे हो वही आप खर्च रहे हो मेरा बच्चा। सो M1 इज इक्वल टू C1 एंड M2 इज इक्वल टू C2। तो आपके पास जो इनकम थी M1 और M2, उतना ही आप कंज्यूम भी कर रहे हो। M1 इज इक्वल टू C1, M2 इज इक्वल टू C2। तो ये आपका इनिशियल एंडोमेंट पॉइंट था एंड यू विल एंड अप हियर ओनली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट योर ऑप्टिमैलिटी शैल बी हियर ओनली मेरा बच्चा। ऐसे दिखाते थे ना ऑप्टिमल पॉइंट, तो यहां पर ऑप्टिमल पॉइंट क्यों हो गया? बिकॉज जितना आप कमा रहे हैं पीरियड वन में उतना ही गुड वन कंज्यूम कर रहे हैं यानी C1, जितना पीरियड टू में कमा रहे हैं उतना ही गुड टू कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज C2। बोलो मेरा बच्चा, क्या ये केस वन आपको क्लियर हुआ? काफी मतलब एक तो रियलिस्टिक नहीं है, बट एक केस ये पॉसिबल तो हो ही सकता है कि जितनी इनकम कमा रहा है आदमी दोनों पीरियड्स में, अगर वो उतना ही खर्चे तो हाउ विल इट लुक लाइक? सो दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। बोलो बेटा, क्लियर है? चलो आगे। केस टू, यहां से खेल शुरू होगा। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये हम सीख गए तो ट्रस्ट में इसका पूरा सार ही समझ आ जाएगा आपको इस पूरे चैप्टर का। सो आइए धीरे धीरे चलते हैं, प्यार से आराम से समझते हैं। तो केस टू है सेवर इन पीरियड वन। तो आइए इस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं। सेवर इन पीरियड वन का मतलब है पीरियड वन में जो भी उसकी इनकम थी M1 और जो भी उसकी कंजम्पशन है C1, दे आर नॉट इक्वल। पहली बात, हाउ, वो समझते हैं। अगर आप सेव कर रहे हो तो मैं क्या ये मान सकता हूं, क्या ये मुझे मानना चाहिए दैट योर M1 मस्ट बी ग्रेटर देन C1? भाई इनकम ज्यादा है सेविंग से कंजम्पशन से, तभी तो सेविंग कर पाओगे। यू आर टेलिंग मी दैट यू आर अ सेवर इन पीरियड वन। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने कहा इफ यू आर अ सेवर इन पीरियड वन देन इट हैज टू बी द केस दैट योर M1 दैट इज योर इनकम इन पीरियड वन मस्ट बी मोर देन योर C1 दैट इज कंजम्पशन इन पीरियड वन। बोलो मेरा बच्चा, क्या ये बात समझ आती है? बोलिए मेरे बच्चों, क्लियर? सो अब हम इसको बहुत ही प्यार से आराम से खेलते हैं, क्योंकि ये डेलिकेट है ये सारा। ठीक है, बहुत प्यार से उठाना है इसको आपने। सो कंजम्पशन इन पीरियड टू इज इक्वल टू M2 प्लस S1 प्लस R1। तो ये बच्चों को थोड़ा डॉन्टिंग लगता है, बच्चा कहता है यार ये क्या इतनी टर्म्स वगैरह लगा दी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका M1 10,000 है, आपका C1 8,000 है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। ऐसी हमने वैल्यू अज्यूम कर ली कि M1 10,000 है, C1 8,000 है, R 10% है, और M2 वो है आपका से 12,000। बच्चा कहता है इसका इससे आप कैसे रिलेशन करोगे, मैं बताता हूं ना। सपोज, लेट अस सपोज कि आपकी जो कंजम्पशन इन पीरियड वन कर रहे हो, ठीक है, वो 8,000 है। तो डोंट यू थिंक जो आप सेव कर रहे हो S1 बोल देता हूं उसको, वो है 10,000 माइनस 8,000, 2,000। अब आप M2 में कितना कंज्यूम करोगे मैं बताता हूं। M2 में मतलब C2 कितना हो जाएगा आपका? तो एक तो M2 हम ये मान के चल रहे हैं फ्यूचर इनकम आप पूरी की पूरी खर्चोगे। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है, क्यों फ्यूचर इनकम सेव नहीं करेंगे? अरे भाई कफन में जेब थोड़ी ना होती है, फ्यूचर इनकम सेव नहीं होगी, वो तो ऊपर के लिए सेव थोड़ा ना करेगा। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सेव कर सकता हूँ, वो एजम्पशन नहीं है यहाँ पर। आप पीरियड वन में ही सेव कर सकते हो सर, पीरियड टू में तो बस अब आपने यूज करना है। या तो अगर आपने इस पीरियड में बोरो कर लिया तो फिर उसको वापस करो, और अगर लेंड किया है तो उससे जो ब्याज आ रहा है और जो सेविंग आएगी प्लस आपकी पीरियड टू की इनकम, उसका मजा लूटिए। अब यहां पर आपको पीरियड टू में 12,000 मिल गए, प्लस आपकी सेविंग थी वो भी आपको मिल जाएगा, 10% का इंटरेस्ट 200 रुपए। तो भैया 14,200 ये आपका C2 रहेगा। इसको ध्यान से समझ लो, ताकि अब ये समझ अगर आ गया तो इसको समझने में काफी सुविधा हो जाएगी मेरा बच्चा। बोलिएगा इस क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर?
कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू बेटा। क्या ये क्लियर? यहां वाले बच्चों को तो क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है बेटा? यस मेरा बच्चा, एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? रिपीट करूं? श्योर मेरा बच्चा। आप ऐसे, मैं थोड़ा बड़ा भी लिख देता हूं। सपोज M1 है 10,000 और C1 है 8,000, तो आपकी सेविंग 2,000 हो गई। आपके उस सेविंग पर आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैंने कहा C2 मेरा क्या होगा, कंजम्पशन इन पीरियड टू। तो जो मैं पीरियड टू में इनकम कमा रहा हूँ 12,000 वो, प्लस जो मैंने पीरियड वन में सेविंग करा 2,000 वो, प्लस जो उसपे 200 का ब्याज मिला मुझे 2,000 का 10%। सो ये टोटल 14,200, 14,200, दैट शुड बी माई कंजम्पशन इन पीरियड टू बेटा। अभी क्लियर है मेरा बच्चा? परफेक्ट। आइए अब इसको थोड़ा ऐसे जेनरिक टर्म में समझते हैं। सो C2 इज इक्वल टू M2 इन आर केस 12,000 प्लस M1 माइनस C1 2,000 हमारे केस में, प्लस R इंटू M1 माइनस C1 यानी 10% ऑफ 2,000 यानी 200। इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया C2 इज इक्वल टू M2, 1 प्लस आर बाहर ले आया, M1 माइनस C1 कॉमन ले लिया। बोलो जी ये बात क्लियर? अब इसको लिखा किस तरह से? इसको इस तरह से लिख दिया बेटा, ध्यान देंगे। C2 1 प्लस आर C1 इधर आ गया, M2 1 प्लस आर M1 राइट साइड। इसको बोलते हैं FVT। ये ध्यान से टर्म समझनी है, आगे न्यूमेरिकल करने में ये बहुत बहुत काम आने वाली है। FVT, FVT का मतलब है फ्यूचर वैल्यू टर्म्स। तो बच्चा कहता है फ्यूचर वैल्यू टर्म्स क्यों है, कोई लॉजिक दो इसका। मैं बिल्कुल लॉजिक देता हूं ना आपको। वाई? Well, price of consumption in period 2 is 1 and price of consumption in period 1 is 1 plus R। बच्चा कहता है ये क्या बकवास है, ये कुछ समझाए, समझ ही नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? तो मैं आपको ये समझाता हूं और फिर आपको इन पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। आपने क्या एज्यूम किया था, P1 एंड P2 इज इक्वल टू 1। तो आप ये मान लेना जिस भी टाइम पीरियड का प्राइस 1 होगा, जिस भी टाइम पीरियड का प्राइस 1 होगा, कंजम्पशन पीरियड पीरियड 1 और कंजम्पशन इन पीरियड 2, उसी की टर्म्स में ये इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे से, फिर मैं न्यूमेरिकल में जब इसको डालूंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अपने दिमाग में बस एक चीज रखिए, व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज FVT। FVT स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू टर्म्स। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू टर्म्स बोल रहा हूं तो C2 1 होगा, और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स बोल रहा हूं तो C1 1 होगा। बच्चा कहता है इसमें आप प्रूफ करके दिखा दो C2 1 है, वही मैं कर रहा हूं। देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आर C1 को मैं पहले ले आया प्लस C2, यहां से 1 प्लस आर M1 को पहले ले आया प्लस M2। कैन वी डू दैट? अब इसको बजट लाइन की शक्ल दे दो, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M क्या है यहाँ पर, P1 W1 प्लस P2 W2, दैट इज जो आपकी जस्ट जो बाइंग सेलिंग में सीखा था। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना, X1 क्या है, C1, इसका प्राइस क्या है 1 प्लस आर। X2 क्या है, C2, इसका प्राइस क्या है 1। आप देख सकते हो हेयर P2 इज इक्वल टू 1। और अगर P2 1 है, P2 कौन से पीरियड है, पीरियड 1 या पीरियड 2? सर पीरियड 2। प्रेजेंट या फ्यूचर? फ्यूचर। तो मैंने आपको क्या बोला, क्राइटेरिया क्या रखना है कि अगर प्राइस 1 है फ्यूचर पीरियड का तो ये FVT कहलाएगी, फ्यूचर वैल्यू टर्म्स कहलाएगी। और अगर प्राइस 1 है प्रेजेंट पीरियड का तो ये कहलाएगी PVT, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। कैसे, मैं वो भी अभी प्रूव करके दिखाता हूं। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को पकड़ा और 1 प्लस आर से डिवाइड किया थ्रू आउट। C2 अपॉन 1 प्लस आर, 1 प्लस आर C1 अपॉन, यहां पे किया है वो उसका रिफाइंड वर्जन है, देखो जी। C2 अपॉन 1 प्लस आर, 1 प्लस आर C1 अपॉन 1 प्लस आर, M2 अपॉन 1 प्लस आर, 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर इंटू M1। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, ये देखिए ये गया, ये गया। आई एम लेफ्ट विद C2 अपॉन 1 प्लस आर प्लस C1 इज इक्वल टू M2 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस M1। इसको मैं बोल रहा हूँ PVT, यानी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। बच्चों कहते हो सर कैसे प्रेजेंट वैल्यू टर्म, क्राइटेरिया क्या है? सर आपने बताया था क्राइटेरिया वो है कि जिस भी टाइम पीरियड का प्राइस 1 हो जाए वो उस टर्म की उस टाइम पीरियड की इक्वेशन है। मैंने कहा मतलब कि सर अगर C2 1 है तो C2 फ्यूचर है तो FVT, और अगर C1 1 है तो C1 प्रेजेंट पीरियड है तो वो PVT। तो आइए देखते हैं क्या ये क्राइटेरिया यहाँ फिलफिल हो रहा है। अब ये जो था आपका, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, C1 देन प्लस C2 अपॉन 1 प्लस आर, M1 प्लस M2 अपॉन 1 प्लस आर। नाउ P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2। ध्यान दीजिएगा, C1 x1 प्राइस क्या है 1,
X2 C2 है, प्राइस क्या है 1/1 + R। तो आप बताइए, डोंट यू पीपल थिंक यहां पर P1 = 1 है, बिकॉज C1 है प्रेजेंट पीरियड, उसका प्राइस 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। अभी आपको लग सकता है कि यार ये क्या, इसका यूज क्या है, भाई साहब बिग टाइम यूज होगा अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे, यू विल बी लव विद इट जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी, मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने का। मैं दो तरीके सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, लेकिन उन दोनों तरीकों को करने के लिए पहले पीवीटी एफवीटी, इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। बोलो जी, यहां तक क्लियर? जो भी लोग घर बैठे हैं पहले यहां तक बताइए क्लियर है, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा मेरा बच्चा। आराम से देख लीजिए, टेक योर टाइम, जूम वूम करना है कर लीजिए। यहाँ के लोगों को तो क्लियर है, अब हम वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस ओनली। बाकी इसके जो सो कॉल्ड टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं, जो आप सबके पास हैं ऑलरेडी। क्लियर? ओके। विदिता, आपका कोई डाउट है मेरा बच्चा? विदिता, इफ यू हैव एनी डाउट? नो। कूल। सो अब हम एक छोटी सी चीज और कराते हैं आपको, उसके बाद इसके कुछ डायग्राम्स बनवाएंगे आपको, जो कि देखो पेपर में तो न्यूमेरिकल आएगा, डायग्राम बनाने को बोलता नहीं, पर मैं अनलाइक मतलब लाइक ऑल दी कंज्यूमर थ्योरी चैप्टर्स, हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे वी हैव डन इट विद डायग्राम्स, तो यहाँ पर भी डायग्राम मैं आपको बना के देने वाला हूँ। एनीवेज, बताइए यहाँ तक क्लियर? अब हमने लास्ट में एक लाइन लिखा, हियर द स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट शेल बी। आप याद करो नॉर्मल कंज्यूमर थ्योरी में बजट लाइन का स्लोप क्या होता था, P1/P2। यहाँ पर भी वही है, P1/P2, और वो है -1 + R/1। अब यहाँ पे कई बच्चे सड़ जाते हैं, बच्चे कहते हैं ये क्या लॉजिक हुआ। मैं बताता हूं, अगर आप पीवीटी पे हो, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, तो ये वाली बजट लाइन थी आपकी, ये वाली। अब आप खुद देख लेना, आराम से समझ लेना, आपका एग्जाम्पल आपका वो क्या था फॉर्मूला, P1/P2। P1 कितना है यहाँ पर, ये लो मैंने रख दिया 1। P2 कितना है यहाँ पर, 1/1 + R। सो डोंट यू थिंक ये यही बचेगा? और अगर एफईटी की टर्म्स में देखें, फ्यूचर वैल्यू टर्म्स, आ जाओ, एफईटी ये रहा, P1 कितना है, 1 + R। P2 कितना है, 1, ये लो सेम, नेगेटिव साइन वो उसके स्लोप के लिए लगा दिया। आप चाहे पीबीटी की टर्म्स में देखो, आप चाहे एफईटी की टर्म्स में देखो, P1 हैज टू बी 1 + R एंड P2 हैज टू बी 1। ये तो हो गया मैथमेटिकल गेम। एक मैं आपको लॉजिकल भी बता सकता हूं। एक बात बताओ, ध्यान से समझना, तुम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें तो एकदम पता ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप मेरे को एक बात बताओ, आज अगर आप 1 रुपया खर्चते हो और वही 1 रुपया अगर आप सेव कर लेते, डोंट यू थिंक यू वुड हैव गॉट दैट 1 rupee बैक इन फ्यूचर? नॉट ओनली दैट 1 rupee ओनली, बट यू वुड हैव ऑल्सो गॉट सम इंटरेस्ट। तो बेटा ध्यान से समझिए, P1 क्या है सर, प्राइस ऑफ गुड वन, ओके। गुड वन क्या है सर, कंजम्पशन, C1। C1 क्या है सर, कंजम्पशन इन प्रेजेंट पीरियड। तो बेटा जो पीरियड 1 में तू कंजम्पशन करेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका प्राइस है 1 + R, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज अगर तू अपना कंजम्पशन थोड़ा कम कर ले, तो वही पैसा जो तू सेव करेगा विद इंटरेस्ट इट विल कम बैक टू यू। बच्चा कहता है कुछ और तरीके से समझाओ, समझाता हूं। अगर आज तू एक्स्ट्रा कंजप्शन करता है, तो डोंट यू थिंक तेरा प्राइस सिर्फ 1 rupee नहीं है जो तूने अज्यूम करा हुआ है, वो 1 + R है, बिकॉज यू हैव ऑल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट विच यू कुड हैव अर्नड अगर आपने कंज्यूम ना किया होता और क्या कर दिया होता से। अब कई बच्चे हैं जो दिमाग लगाते हैं, आई एम श्योर यू गाइस आर वन ऑफ देम। बच्चा कहता है अच्छा फिर M2 कैसे वन है और P2 कैसे हमेशा वन है? भाई P2 1 इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया फ्यूचर की इनकम, P2, M2, C2, दे ऑल रिलेट टू फ्यूचर, और हम यहां पर मान के चल रहे हैं दैट फ्यूचर में कोई सेविंग नहीं है, और वहां पे इसलिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का रूल एज सच नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका पीरियड 1 में अगर कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा हो गया है, तो फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा, देन इट विल प्ले सर्टेन रोल इन पीरियड 2, क्योंकि फिर जो आप इनकम कमाओगे वहां से अपनी जो आपने पीरियड 1 में डिस सेविंग करी है वो भी वापस करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा।
बट वो हम यहाँ पे मान नहीं रहे क्योंकि हम मानते हैं रैशनल कंज्यूमर है, ऐसा तो कोई भी नहीं करना चाहिए कि भाई इनकम कम है और कंजम्पशन आपने ज्यादा कर ली। कुछ बच्चे कहते हैं बट हो तो सकता है, वेल हो तो सकता ही है, लेकिन हम जेनरिक केसेस आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बोलो जी, यहाँ तक क्लियर? बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर मेरा बच्चा, जो लोग घर पे देख रहे हैं? यस गाइस, परफेक्ट। आइए अब मैं इसके इस पर बेस्ड डायग्राम बना के देता हूं आपको, और ऑब्वियसली साथ में केस 3 भी डिस्कस करते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, बिकॉज मैं इस जगह का इस्तेमाल कर लूंगा फिर। चले, अगर मैं अब आपके साथ केसेस एक्सप्लेन करूं, तो थोड़ा जगह का भाव है, प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि आपको ये उतारना भी होगा ना, मैं मिटाना नहीं चाह रहा, इसलिए। ये है आपका बजट लाइन ए बी, ये है राज्य आपका बजट लाइन ए बी, और ऑब्वियसली हम यहाँ पे ओमेगा ले लेते हैं, दैट्स योर M1 एंड M2, और यहाँ पर भी ओमेगा ले लेते हैं, दैट्स M1 एंड M2। आई आई थिंक मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि थोड़ा ब्लर दिख रहा है, सो सॉरी दोस्त, थोड़ा सा आप जूम कर लें तो आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक से दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर। चलिए खैर, मैं वापस आता हूँ। तो देखिए, मैं जो ओमेगा लिख रहा हूँ M1 M2 के साथ, M1 M2 के साथ, आई होप ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ओमेगा स्टैंड फॉर एंडोमेंट, और आप पहले ही मान के चल रहे हो दैट योर एंडोमेंट इज M1 एंड M2। ठीक है। अब केस 2 क्या था मेरा बच्चा, यहाँ पे मैं ऐसे मोटा मोटा लिख देता हूँ, केस 2 था सेवर इन पीरियड 1। तो बच्चे आपका ऑप्टिमलिटी यहां आएगा, इधर समवेयर हियर, IC1 E1 C1 C2। कोई बताएगा ये लेफ्ट लेफ्ट में क्यों चला गया? बिकॉज यूर अ सेवर, सो योर C1 हैज टू बी लेस देन योर M1। चलो अपने वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं, पिछला वाला जो हमने मिटा दिया है। इफ माई मेमोरी गोज राइट, C1 कितना था, सॉरी M1 कितना था, 10,000, C1 था 8,000, फिर M2 था 12,000, और ये हो गया था 14,400। यही तो किया था। क्लियर है? जो लोग घर बैठे, बेटा क्या ये बात समझ आई मेरा बच्चा? हमने उस एग्जाम्पल को यहां पर डायग्राम की शक्ल में देख लिया बच्चा। ओके कूल। अब आते हैं केस 3। केस 3 में ऐसे बना रहा हूं, यहां पर आप सेवर नहीं हो, आप बोरोवर हो। अगर आप बोरोवर हो तो डोंट यू थिंक आपकी ऑप्टिमलिटी विल बी समवेयर हियर, क्योंकि आपका C1 ज्यादा होगा और C2 कम। अब ये बताइए C1 कैसे ज्यादा होगा आपका? क्योंकि एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आपकी इनकम कम है, आप कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, तो आपका C1 M1 के राइट में जाएगा। बच्चों कहते हैं सर C2 M2 से भी कम हो गया। हाँ, क्योंकि M2 जो आपने कमाया, उसको सारा तो आप कंज्यूम कर नहीं सकते, क्योंकि आपको उसमें से जो कुछ पैसा जो आपने पीरियड 1 में बोरो किया है वो वापस करना होगा, और नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। तो ऑब्वियसली आपकी कंजम्पशन दैट इज C2, which is consumption in period 2, has to be lesser than your M2, that is your income in period 2। बोले जी, क्लियर सबको ये? श्योर हो? अभी जब आप इसको न्यूमेरिकल से करेंगे, यू विल बी इन लव विद इट, आई कैन वाउच ऑन दैट। आपको बहुत मजा आएगा इसको सीखने में। ये बेसिक थ्योरी पेपर में नहीं आती, लेकिन ये करे बिना जस्टिफाई नहीं कर पाते आप आपके उस न्यूमेरिकल को, जो पेपर में आएगा ही आएगा। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चाहे तो इसकी फोटो खींच ले, चाहे तो आप इसको उतार लें, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ दो चीजें ये नहीं मिटाऊंगा, FVT PVT, बस ये लिखा छोड़ दूंगा आपके लिए, और फिर इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा आपको व्हेन वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटरटेम्पोरल। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, उतारना है उतार लीजिए, फोटो खींचनी है फोटो खींच लीजिए। आई एम वेटिंग। चलो जी, शुरू करते हैं। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि आपको न्यूमेरिकल से ये बहुत बेहतर समझ आ जाएगी चीज। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा के देता हूँ, और ये एक्चुअली में पेपर में भी ऐसे ही आता है। अब जो आप करोगे वो आता है पेपर में, न्यूमेरिकल बेसिकली। और जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 2015 या 16 का एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपने सही समय पे सही सवाल पूछ लिया। आइए शुरू करते हैं।
सो आपको ना ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, M1 दिया है 2000, M2 दिया है 11,000, 1100 आई शुड से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, P1 P2 दिया है 1। अब आपको अलग अलग चीजें निकालने को बोली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया वैल्यू ऑफ एंडोमेंट इन प्रेजेंट निकालिए, तो मैंने तभी आपके लिए मिटाया नहीं था, इधर देखो, ऐसे निकालना है वैल्यू ऑफ एंडोमेंट इन प्रेजेंट। सो M2 बेटा, M2 कितना है, 1100 अपॉन 1 + R, ये हो जाएगा 1.1, 10% के हिसाब से, प्लस 2000, तो बेटा ये हो गया 1000 प्लस 2000। सो वैल्यू ऑफ एंडोमेंट इन प्रेजेंट इज 3000। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं। आपको बोला है वैल्यू ऑफ एंडोमेंट इन प्रेजेंट निकालिए। आप आपके पीवीटी पर जाइए, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स का जो आपका बजट कंस्ट्रेंट का इक्वेशन है, उसका राइट हैंड साइड देखिए, दैट्स वैल्यू ऑफ एंडोमेंट इन प्रेजेंट टर्म्स। सिमिलरली कहता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंडोमेंट निकालिए। उस केस में बेटा वहां एफ का राइट हैंड साइड देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। M2 है 2000, आई हैव रिटन दैट 1.1 10% के साथ प्लस 1100, सॉरी ये मैं, M2 1100 है और ये 2000 है। क्लियर जी? तो अब आपके पास आया 1100 प्लस 2200, टोटल 3300। एक बार देख लीजिए मेरा बच्चा, ये है आपका फ्यूचर वैल्यू टर्म्स। कोई भी डाउट है आप प्लीज क्लियर करें। बोले जी, बड़े आगे अगर ये क्लियर है तो ऑल गुड। चलिए, अब आपको कहता है ड्रॉ दी बजट कॉन्स्टेंट। ये बड़ा खूबसूरत है, आपको बहुत ध्यान से सीखना है। ये C1, ये है C2, ये है आपका बजट कॉन्स्टेंट AB। मेरे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट इज 3000, वो यहाँ आएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट 3300, वो यहाँ आएगा। और इनिशियल एंडाउमेंट वो यहाँ आप दिखा देंगे, इट्स लाइक 2011। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डीप ले जाता हूँ क्योंकि फिर वो डायग्राम वैल्यू के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसे दिखा देता हूँ, 2000 और ये 1100। बोलिए जी, ये बात क्लियर? जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको सबको क्लियर? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी डाउट? जो अगर हमें बोले ड्रॉ द बजट कॉन्स्टेंट, दिस इज हाउ वी गोना डू इट। कुछ बच्चों का सवाल आता है, सर यहाँ पर आप 3000 क्यों ले रहे हो, यहाँ पर 3300 क्यों ले रहे हो? एक बात बताओ, जब नॉर्मल कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते थे तो यहाँ पर क्या लेते थे? सर M/P1, और यहाँ लेते थे M/P2, यही करते थे। उससे आप क्या शो करना चाहते थे? सर मैं उससे शो करना चाहता था कि मैं मैक्सिमम कितना गुड एक्स कंज्यूम कर सकता हूँ या मैं मैक्सिमम गुड वाई कितना कंज्यूम कर सकता हूँ, यही शो करना चाहते थे। हाँ सर, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना कंज्यूम कर सकते हो, 3000, और फ्यूचर में मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते हो, 3300। क्लियर मेरे बच्चा? अब जैसे हमने जब आपको बेसिक सिखाया, तो हमने आपको बताया कि भाई आपको मेन बात ये समझनी है कि ऑप्टिमल पॉइंट कैसे निकाले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे निकाले। तो उसके लिए जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंज्यूमर थ्योरी, जैसे नॉर्मल कंज्यूमर थ्योरी में आपको क्या गिवन होता है? सर नॉर्मल कंज्यूमर थ्योरी में मेरे को यूटिलिटी फंक्शन गिवन होते हैं। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है। हमने यहाँ कॉफ डगलस लिया जिसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू टर्म बोले या एंडोमेंट, दोनों मीनिंग सेम है? नो। एंडोमेंट का मतलब है ये M1 और M2, और जो फ्यूचर वैल्यू है वो ये है जो आपने उसको सॉल्व करके निकाली है, जो प्रेजेंट वैल्यू है जो सॉल्व करके निकाली। एंडोमेंट एंड फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू दे आर नॉट सेम। चलिए, अब बात करते हैं इस यूटिलिटी फंक्शन की। एक बात बताओ, ऑप्टिमलिटी कहाँ होती है? वेयर MRS इज इक्वल टू -P1/P2। यहाँ पर आपका MRS क्या हो जाएगा, C2/C1, और ये हो जाएगा 1 + R/1, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था प्राइस जो है वही लेना है। बोलो जी, इज दैट क्लियर? अब गिवन द क्वेश्चन, ये हो गया C2/C1 इज इक्वल टू 1.1/1। ठीक है, तो नीचे की जो टर्म है, ये मैं आपके लिए अभी भी लिखा ही छोड़ देता हूं, इसको यहां पे आगे चला देता हूं क्वेश्चन को। तो C2 हो गया 1.1 C1। बोलिए जी, यहां तक क्लियर? श्योर?
अब आपको मैं दो तरीके सिखाता हूं इसको सॉल्व करने के। आप इसको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, जो आपका मन हो आप उससे इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से सॉल्व करना चाहें तो देखिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू ये थी C2/1 + R प्लस C1, और ये वैल्यू थी 3000। सर आपको कैसे पता ये 3000? बेटा आपने सॉल्व करी थी यहाँ, ये देखो। ठीक है, करी थी ना यहाँ पे सॉल्व। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बताओ लिख सकता हूं C1 प्लस C2/1 + R इज इक्वल टू 3000। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, क्या दिक्कत होगी? ठीक है जी। तो C1 मैंने एज इट इज लिख दिया, C2 वहां से उठाओ, 1.1 C1/1.1 इज इक्वल टू 3000। ये हो गया 2 C1 इज इक्वल टू 3000। C1 हो गया मेरा बच्चा 1500, और C2 है 1.1 इंटू 1500, ये हो गया 1650। ये पता है क्या निकाला है आपने? ये निकाली है ऑप्टिमैलिटी। आप बताओ C1 कितना आ रहा है? तो ये यहां आ जाएगा, ये है आपका ऑप्टिमल पॉइंट। डायग्राम में देखो, दैट्स IC, ये 1500, दैट्स C1। गुड गुड वन कह लो, C1 कह लो, और गुड टू है 1650। दैट्स योर इक्विलिब्रियम पॉइंट बच्चों। बोलो जी, क्लियर? बच्चा कहता है यही आप एफवीटी से निकाल सकते हो। बिल्कुल जी, क्यों नहीं निकाल सकते। आइए एफवीटी की तरफ ले चलते हैं आपको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C1 1 + R प्लस C2 इज इक्वल टू 3300? बिकॉज आपने यहाँ पे एफवीटी की वैल्यू जब सॉल्व करी थी 3300 आया था। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.1 C1 प्लस 1.1 C1 इज इक्वल टू 3300? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब ये कितना हो गया, 2.2 C1 इज इक्वल टू 3300। C1 इज इक्वल टू 3300 अपॉन 2.2। करो डिवाइड, देखो क्या आता है, अपने आप से करो, कॉन्फिडेंस आएगा। बताओ जी क्या आया? 1500। आप बताओ, C1 1500 ही तो था, और C2 फिर उसी तरीके से निकाल लोगे, 1.1 इंटू 1500, एंड दैट्स गोना बी 1650। क्लियर? सो अगर पेपर में इंटरटेम्पोरल आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, दिस इज द वे टू गो। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, all shall depend upon the utility function। और यूटिलिटी फंक्शन को बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसा अभी तक चैप्टर 8 9 तक आप करते आए हैं। MRS इज इक्वल टू MU(x)/MU(y), एंड MU(x) कैसे निकलेगा, पूरे यूटिलिटी फंक्शन को गुड वन से डिफरेंशिएट करके, और MU(y) कैसे निकलेगा, पूरे यूटिलिटी फंक्शन को गुड टू से डिफरेंशिएट करके, बारिंग द एक्सेप्शंस लाइक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। उनका तरीका मैं आपको ऑलरेडी भी सिखा चुका हूं। बोलिए जी, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ये बात अपने को अच्छे से समझ आ रही है? बोलिए गाइस, पक्की बात, कोई डाउट नहीं है? चलो, एक न्यूमेरिकल मैं तुम लोग को देता हूँ सॉल्व करने को। अगर तुम मेरे को ये सॉल्व करके दे दो तो भाई भगवान तुम्हारा भला करे, और मेरे को भी थोड़ा सा वो हो जाएगा आइडिया कि हाँ भाई तुमको आ गया है कि नहीं आ गया है। तो मैं इसी में बस डिजिट्स चेंज कर देता हूँ। व्हाट इफ अगर ये हो जाए 5000 और ये हो जाए 6600, रेस्ट इज सेम। आप मेरे को सॉल्व करके दिखाइए, वैल्यू दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको नई चीज सिखाएंगे। फिर सॉल्व करिए प्लीज। चले, सो पिछला क्वेश्चन हमने सभी ने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं विद इन्फ्लेशन अगर इंटरटेम्पोरल आ जाए तो हाउ टू ट्रीट दैट। सो मैंने थोड़ा सा पहले ही आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पहले ही लिख दिया ताकि जो बच्चे ऑनलाइन बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखें उनका समय जो है वो बच जाए। आइए शुरू करते हैं विद इन्फ्लेशन। तो अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे, P1 = P2 = 1। अब हम विद इन्फ्लेशन क्या मानेंगे, P1 तो 1 है, P2 होगा। बच्चा कहता है इसका क्या मतलब? आप इसको ये मान लो, आज का प्राइस अगर 1 है तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होगा तो P2 इज 1 + पाई। सो P2 का मतलब है 1 + पाई। पाई मतलब इन्फ्लेशन। सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एंडोमेंट इन पीरियड 2 अब क्या हो जाएगी, P2 = M2। पहले भी यही थी, बट फर्क क्या था, पहले P2 1 था, अब P2 है 1 + पाई। सो अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, P2C2 = P2M2 + 1 + R M1 - C1 सेवर के केस में। माइंडेड ये नॉर्मल बजट कंस्टेंट ही है, नॉर्मल C2 ही है, लेकिन C2
गुड की टर्म्स में था, ये वैल्यू ऑफ गुड की टर्म्स में, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन टू की टर्म्स में। सो अब हमने C2 की टर्म्स में इसको खोला तो ऐसा बच गया ये, लेट पाई बी द इन्फ्लेशन रेट। तो मैंने जैसे अभी बताया P2 इज इक्वल टू 1 + पाई, तो डोंट यू पीपल थिंक यहां पर P2 का प्राइस रिप्लेस हो जाएगा 1 + पाई से। इज दैट क्लियर? अब लेट P बी द रियल इंटरेस्ट रेट। देखो बेटा, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने ना कहीं पे सेव किए पैसे, उसने आपको बोला 10% इंटरेस्ट देगा वो, दैट्स नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब इकोनॉमी में 6% की इन्फ्लेशन आ गई, तो आपके हाथ जो नेट रिजल्ट आया वो कितने परसेंट आया? 4%। दैट्स रियल इंटरेस्ट रेट। लेकिन आप मैक्रो के अंदर आदी हैं रियल इंटरेस्ट रेट को ऐसे देखने के, R = I - पाई। ये वाली बुक कह रही है आप इसको P मानो R - पाई। सिर्फ टर्म यूज अलग कर दिए हैं, लेकिन आप ये मानिए P को रियल इंटरेस्ट रेट बोलना है, R को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोलना है, और पाई को इन्फ्लेशन। मैक्रो में जब आप ये पढ़ते हो सेम टू में, तो आप R को एज I - पाई लिखते हो, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट को R की जगह P से डिनोट कर रहे हैं, नॉमिनल को R से डिनोट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को पाई से ही डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा 1 + P = 1 + R/1 + पाई, और फिर P की टर्म्स में सॉल्व किया इसको, एंड अल्टीमेटली वही आ गया, P = R-। तो कंक्लूजन क्या है बेटा? विदाउट इन्फ्लेशन P1 P2 के बराबर है, तो वही नॉर्मल C2 आ जाएगा। विद इन्फ्लेशन यू हैव टू बी श्योर ये R शेल बी रिप्लेस विद P। तो जहां पर R क्या हो जाएगा? सिर्फ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और P क्या हो जाएगा? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। जो लोग बेटा घर से देख रहे हैं, एक बार आराम से देख लें, हैव अ गुड कीन ऑब्जर्वेशन ऑन इट, और कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। विद इन्फ्लेशन दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व इट। बोलिए बच्चों, क्लियर? क्लियर? इसके साथ ही वर्कबुक मैंने आपको सॉल्व करके दी हुई है, आपके पास बुक्स है, आपको वर्कबुक से सॉल्व करना होगा। इन केस आपको कहीं समस्या आ जाए तो मैं वर्कबुक सॉल्व की वीडियोस भी अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसमें मैंने पूरी वर्कबुक सॉल्व करके रखी हुई है आपके लिए, सो दैट विल आल्सो कम हैंडी। तो चैप्टर 10 अब आपका आज यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, वीडियोस देख के जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं वो एक बार पढ़ लें, वर्कबुक एक बार सॉल्व कर लें, डाउट्स मार्क कर लें, अगली क्लास में डाउट्स लें, और अगली क्लास में आपका काफी मुश्किल चैप्टर शुरू होगा, विच इज कॉल्ड रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो आपको स्कूल कॉलेज में सिखाया होगा रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क अवर्सर, और मतलब काफी अलग अलग नई नई टर्म्स, तो वो सब आप सीखेंगे, एंड दैट शुड बी सम फन। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, अगली क्लास में हम वो शुरू करते हैं बेटा। अभी आपको इसके नोट्स पढ़ने हैं और पूरी वर्कबुक सॉल्व करनी है।